ओके सो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास के अंदर हम प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। एक तो मैंने अपने सेशन में प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि स्टैटिक प्रॉपर्टी और नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी हम क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। स्टैटिक प्रॉपर्टी हमारी क्लास को बिलोंग करती है, विच इज़ द एक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ योर क्लास। इसकी एग्जिस्टेंसी आपकी क्लास के साथ आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। और जो नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर योर ऑब्जेक्ट, उसकी एग्जिस्टेंसी आपकी ऑब्जेक्ट के साथ आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, लेट्स से आई हैव ए वन क्लास एम्प्लॉय, ओके। सो आई एम ट्राइंग टू define static property and non-static property. So first I will try to define non-static property. String employee name, okay. I am making these all property is the private because private is my access specifier. I don't want is somebody able to access these all property from outside the class, okay. So I want these all property should be, you can say, uh, private, okay. So I'm protecting actually this property. Private string name, private int id, you can say employee id, and now I'm making one property as a static, private static, and string name. So basically remember guys, why I have taken, you can understand actually कि हम static property, like which property I will make as a static property. So this concept also you have to remember. आप देख सकते हो कि guys कई सारे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट होंगे हमारे पास, ओके। देयर माइट बी थाउजेंड्स एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, ओके, 100 एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, 2000, 10,000, ठीक है। बट वो मैं चाहता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय बनाएंगे तो सारे कुछ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय किसी न किसी एक ही कंपनी को बिलोंग करेंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हर एक एम्प्लॉय की अलग अलग कंपनी हो। तो सपोज मेरे पास 10 कंपनी है, तो मैं यहाँ पर ये डिसाइड करूँगा कि भाई चलो 10 एम्प्लॉय या 100 एम्प्लॉय वन कंपनी को बिलोंग करें, फिर 100 एम्प्लॉय दूसरी कंपनी को, फिर 100 एम्प्लॉय दूसरी कंपनी को। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो बेसिकली आई नीड टू share the company name here, okay, with all employee object, remember, okay। हर एम्प्लॉय का अपना अपना एम्प्लॉय नेम होगा, अपनी अपनी एम्प्लॉय आईडी होगी, बट देयर माइट बी सम एम्प्लॉय हु माइट बिलोंग टू द सेम कंपनी, ओके। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये मैं शेयर करना चाहता हूं सारे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के साथ, ध्यान रखना, ठीक है। सो यू कैन से स्टैटिक प्रॉपर्टी की एक ही कॉपी बनती है और दैट कॉपी, दैट मेमोरी कैन बी शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, ओके। बट नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी की ध्यान रखना अलग अलग कॉपी बनेगी। आप जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे हर एक ऑब्जेक्ट के पास नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी की अपनी अपनी कॉपी होगी, ठीक है, मेमोरी के अंदर। बट जो स्टैटिक प्रॉपर्टी की एक ही कॉपी होगी, उस कॉपी को, उस मेमोरी को सारे ऑब्जेक्ट उस मेमोरी को शेयर कर रहे हैं, ओके फाइन। सो हाउ आई एम गोइंग टू इनिशियलाइज दिस ऑल प्रॉपर्टी, I will take here constructor. So guys, I think you must have heard about the constructor. If you don't know, I will tell you. Constructor basically guys, you can say it is the part of object creation process. Remember, constructor do not create the object. Interviewer may ask, constructor can able to create the object? You can say no. Constructor is the part of the object creation process. But remember, constructor do not create the object, okay. Due to some reason, if constructor not able to call in case of object creation process, then object, we are not able to create the object at any cost, remember, okay। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट
सपोज ऑब्जेक्ट बनना है तो कोई ना कोई कंस्ट्रक्टर वहां पे कॉल होना चाहिए। अगर कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा है ड्यू टू सम रीजन, ठीक है, तो वी आर नॉट एबल टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट। दिस इज यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज मैंने बताया था आपको कि अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी स्टेट है, कंस्ट्रक्टर का पर्पज ही है ऑब्जेक्ट की स्टेट को इनिशियलाइज करना। सो कंस्ट्रक्टर, you know what they do, it initialize the object state. Constructor initialize the object state. Okay, constructor has the same name as a class name. How you can identify? सेम क्लास में ही कंस्ट्रक्टर होगा, ध्यान रखना। ये एम्प्लॉय क्लास है, एम्प्लॉय क्लास के नाम से ही कंस्ट्रक्टर होगा। कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, क्योंकि हमें रिटर्न करने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज कंस्ट्रक्टर का पर्पज ही है ओनली स्टेट को इनिशियलाइज करना, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करना ही उसका उद्देश्य है मात्र। रिमेंबर, ओके। सो कोई नया सेशन बनाएंगे जिसमें हम कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें और बताएंगे, ठीक है। बट ओके, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टैटिक प्रॉपर्टी और नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी को हम मेमोरी में कैसे इनिशियलाइज होती हैं, ठीक है, और जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है मेमोरी के अंदर, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पर आई हैव क्रिएटेड द नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, रिमेंबर, ओके। तो यहाँ पर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के स्टेट को, मतलब करंट वैल्यू फॉर योर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। तो एम्प्लॉय नेम आपने डाल दिया, यूजर सपोज अभी डिफॉल्ट, एम्प्लॉय आईडी, employee ID you can make it just default value we are providing, so you can say 11100, okay, fine। And this is actually the company name I want, you can apply different but better I'm using here only one company name for these all employee, so let's say Capgemini, okay। Now this is the no argument constructor. Remember, if you do not define no argument constructor here, suppose if you are not writing, then compiler will write डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है उनको डिफॉल्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करेगा। लेकिन अगर आप नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर लिखते हो तो जो कंपाइलर कंस्ट्रक्टर है तब भी लिखता है, ध्यान रखना, कंपाइलर कंस्ट्रक्टर जावा क्लास के लिए कंपाइलर कंस्ट्रक्टर लिखेगा जब कंपाइलर इस क्लास को कंपाइल करते हैं अपन, तो वहां पर ये कंपाइलर का कंस्ट्रक्टर होगा। लेकिन अगर हमने अपना नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर दिया है तो कंपाइलर का कंस्ट्रक्टर हमारे कंस्ट्रक्टर से ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है। ओवरराइड मतलब फिर वो हाइड हो जाएगा और हमारे कंस्ट्रक्टर को प्रेफरेंस मिलेगी। लेकिन एक कंडीशन और है यहां पर, अगर सपोज आप नहीं लिखते हो ये, लेट्स से आपने नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, तो कंपाइलर लिखेगा यहाँ पे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट वैल्यू डालेगा उसमें, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू डालेगा, ओके। अगर आप इसमें पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर लिखते हो तो पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर के केस में फिर वो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखता है, ध्यान रखना। तो स्ट्रिंग अगर आप लेट्स से नेम आईडी, better guys use the that naming convention for variable also, for method also, for class also,
ओके, अब यहाँ पर हमने पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर बना दिया है। पैरामीट्रिक मतलब टू आर्गुमेंट हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर जब हमने बना दिया ना, तो यहाँ पर जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमें मिलता था कंपाइलर का, अब कंपाइलर नहीं देगा। तो अगर आप अब ऑब्जेक्ट बनाते हो डिफॉल्ट नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के द्वारा, तो यहाँ पर एरर आएगा, ध्यान रखना, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, अगर आप करते हो तो अभी भी थोड़ा इश्यू आएगा, एक मैं बता रहा हूँ आपको, वी हैव टू मेक द डिफरेंस बिकॉज दिस इज माई लोकल वेरिएबल। ध्यान रखना, ये क्या है, मेरे लोकल वेरिएबल है। ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर के लोकल वेरिएबल है, इनकी जो विजिबिलिटी है, इनकी जो मेमोरी है, वो जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉलिंग फिनिश हो जाएगी, इनका मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है, ये ऑब्जेक्ट के साथ रहेंगे। ये जो इंस्टेंस वेरिएबल यू कैन से आर माई इंस्टेंस वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल जितने भी हैं वो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। ठीक है, और स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो क्लास के वेरिएबल होते हैं। ध्यान रखना, इनकी एग्जिस्टेंसी हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ आएगी। तो जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, तब इनका जो भी वैल्यू आप डालोगे वो डिस्ट्रॉय होगी। तो अभी आप अगर एम्प्लॉय नेम इक्वल टू एम्प्लॉय नेम करोगे, तो आप क्या कर रहे हो, एक्चुअली लोकल वेरिएबल की वैल्यू लोकल वेरिएबल में ही डाल रहे हो। तो अभी तक वैल्यू इसमें तो गई नहीं है, क्योंकि ईएमपी नेम, इसकी स्कोप क्या है इस वेरिएबल का, ये लोकल वेरिएबल है, इसका स्कोप सिर्फ यहीं तक है, कर्ली ब्रैकेट इस ब्लॉक तक ही है। इसके बाद ये फिनिश, इसकी मेमोरी फिनिश, रिमूव हो जाएगी मेमोरी। ओके, तो अभी मेरा वैल्यू इसमें तो गया ही नहीं है। तो अगर आपका लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल का नेम सेम है, तो टू मेक डिफरेंस बिटवीन लोकल वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल, यू हैव टू यूज हियर दिस कीवर्ड, दिस डॉट। दिस मतलब करंट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है भाई, ध्यान रखना, दिस कीवर्ड मतलब करंट ऑब्जेक्ट के साथ। दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम, दिस डॉट एम्प्लॉय नेम इक्वल टू एम्प्लॉय नेम, दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी। अब ये बात कर रहा हूं मैं इंस्टेंस वेरिएबल की। दिस मतलब इंस्टेंस करंट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, करंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, करंट ऑब्जेक्ट का नेम, करंट ऑब्जेक्ट की एम्प्लॉय आईडी में आप जो लोकल वेरिएबल में जो वैल्यू डालोगे वो यहाँ इनिशियलाइज हो रही है। ठीक है, तो अभी मैंने पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर यहाँ डाल दिया है, ध्यान रखना। अगर मैंने बताया कि अगर मैं अब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जैसे मैं अभी आपको ऑब्जेक्ट बना दूंगा, अभी मैंने बना दिया है। ठीक है, ये मेरी क्लास है जिसमें मैंने दो नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी बनाई है, एक स्टैटिक प्रॉपर्टी बनाई है, एक पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर बनाया है। ठीक है, तो विल सी हियर, देखो अभी मैं एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लेट से एम्प्लॉय, हाउ वी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट, ऐसे बनाते हैं, ध्यान रखना। एम्प्लॉय 1 इक्वल टू न्यू, ओके, एम्प्लॉय, मैंने यहाँ पर ये किया, ध्यान रखना। सी, थिंक, लेट मी सी, ये कॉम डॉट फाइनल एग्जाम्पल की है, और ये यहाँ पे भी एम्प्लॉय है, तो इसलिए गड़बड़ हो रहा है। मेरे को इस क्लास की एम्प्लॉय क्लास को यूज़ करना है। ठीक है, सॉरी इस पैकेज की, तो मैं अभी चाहता हूँ कि इंपोर्ट ये वाला पैकेज का यूज़ करो। तो लेट मी सी इट, जस्ट बिकॉज अभी मेन जिस पैकेज में है गाइस, उसी पैकेज में एक एम्प्लॉय क्लास ऑलरेडी डिफॉल्ट है, और इसके अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये है ऑलरेडी। तो मैं अभी इस क्लास को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं चाहता हूँ मैं अपनी इस वाले पैकेज की क्लास को यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा, मैंने इंपोर्ट किया कंट्रोल वी करके, सॉरी, मैं उस, वो मेरे दूसरे पैकेज से बिलोंग करती है वो क्लास, एग्जाम्पल। ठीक है, इंपोर्ट फ्रॉम डॉट फाइनल एग्जाम्पल डॉट एम्प्लॉय, यू कैन से डॉट स्टार कर सकते हैं अपन। ठीक है, बट अभी भी जस्ट, ठीक है, हाँ। तो गाइज अभी एक्चुअली ये मान के चलो कि मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि मैं इस पैकेज की एम्प्लॉय क्लास की बात कर रहा हूँ, मैंने ये स्पेसिफाई किया है ऊपर। ठीक है,
अगर मैं ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ तो वो डिफ़ॉल्ट मेरे ऑलरेडी इस पैकेज में जहाँ पर मेरी मेन क्लास है उसके पास में ऑलरेडी मेरे पास एक एम्प्लॉय क्लास पड़ी हुई है और वो उसकी बात उसको बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है, ठीक है। तो आई वांट टू टेल टू द यू कैन से यहाँ पर कंपाइलर को कि भाई मैं इस क्लास की बात कर रहा हूँ, ये वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप ये समझो ये क्लास है ही नहीं, ये जो करंट पैकेज जो सेम पैकेज में है ना जिसमें मेन क्लास है इसमें हटा ये मानो कि है नहीं। अभी आप इस क्लास की बात करोगे क्योंकि हम अभी जो मेरा लॉजिक है मैंने इस क्लास में लिखा है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे इसमें एरर आ रहा है क्योंकि मैंने अभी क्या किया है, मैंने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाया, ये मेरे सिंटैक्स है, लेकिन क्या है अभी मैंने नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर किया है। देखो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का यूज करके मैं यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो चूंकि नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इसमें है नहीं, लेकिन इसमें पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर है। अगर आपकी क्लास में एक भी पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर आप डिफाइन कर देते हो तो कंपाइलर वॉन्ट प्रोवाइड यू एनी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर का नो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है, ध्यान रखना। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग एरर इन दिस केस, कंपाइलर नॉट राइटिंग एनी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बट अगर आप सपोज इसको हम एरर को दो तरह से हटा सकते हैं, या तो वहां एक्सप्लिसिटली डिफाइन करो, तो जैसे मैंने ये एक्सप्लिसिटली अगर मैं डिफाइन कर देता हूं तो अब मेरी एरर यहां से चली जाएगी, देखो, ठीक है। अभी देखो क्या इशू आ रहा है, लेट मी सी हियर। एम्प्लॉई इज नॉट पब्लिक, ओके, बिकॉज हम अदर पैकेज से यूज कर रहे हैं। तो अदर पैकेज में पब्लिक पब्लिक एम्प्लॉय, ओके, कंस्ट्रक्टर की बात हो रही, वेरी गुड। देखो यहाँ पर गाइज आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि अभी मैं कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो एम्प्लॉय क्लास के अंदर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, लेकिन इसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट पब्लिक है। डिफॉल्ट पब्लिक की विजिबिलिटी होती है विद इन द करेंट पैकेज। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्लास, ये मेरी क्लास का किस पैकेज में है, कॉम डॉट फाइनल एग्जाम्पल, और ये मेरी क्लास जो है मेन क्लास है वो दूसरे पैकेज में है, ठीक है। आप देख सकते हो ये दूसरे पैकेज में है मेन क्लास, ठीक है, इट इज नॉट ऑन द सेम डायरेक्टरी, ठीक है। ये देखो आप, ये कॉम डॉट फाइनल एग्जाम्पल के अंदर ये एम्प्लॉय क्लास है। तो अगर मैं एम्प्लॉय क्लास की प्रॉपर्टी किसी दूसरे पैकेज में यूज करूंगा, ध्यान रखना, तो मुझे उसको पब्लिक बनाना पड़ेगा। ये भी देखो गाइस सामने ही आपके क्लियर होती जा रही चीजें। तो अब आप विजिबिलिटी इसकी अवेलेबल है तो अब एरर चली जाएगी, देखो आप, ठीक है। लेकिन ये तो चलो एक्सेस स्पेसिफायर की बात हो गई कि अगर मैं कोई भी फीचर्स क्लास का दूसरे पैकेज में अगर उस फीचर्स को एक्सेस करना चाह रहा हूं तो हमेशा वो फीचर्स पब्लिक होना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने ये पहले क्या था, ये डिफॉल्ट पब्लिक था। डिफॉल्ट पब्लिक जो है वीकर होता है एज कंपेयर टू पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। डिफॉल्ट पब्लिक की जो विजिबिलिटी होती है वो करंट पैकेज के अंदर होती है, और जो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर होता है उसकी विजिबिलिटी ऑल ओवर इन द एप्लीकेशन, कहीं भी एक्सेस कर सकते हो आप। तो इसलिए मुझे पब्लिक बनाना पड़ा, ठीक है, क्योंकि हम अदर पैकेज में ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एम्प्लॉय क्लास का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हो गया, तो एक तो ये हो गया। अब सपोज अगर आपके पास नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं है, लेट्स से नहीं है, लेकिन पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर है, तो देखो एरर आ जाएगी आपकी। अब ये एरर ऐसे जाएगी अगर आप पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर बिल्कुल डिफाइन नहीं करोगे, तो आ रहा है देखो इसमें, तो एरर चली गई। मतलब मैंने बताया था ना आपको, अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करोगे, कोई भी पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते क्लास के अंदर, तब वो कंपाइलर आपको डिफॉल्ट नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर देता है। लेकिन अगर एक भी आपने पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया, जैसे मैंने, जैसे अभी देखो कोई एरर नहीं आ रही है, ठीक है, तो कंपाइलर ने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर लिखा है जो हमें दिख नहीं रहा है अभी। आप जब डॉट क्लास फाइल को
डीकंपाइल करके देखोगे तो दिख जाएगा उसमें कि उन्होंने कंपाइलर ने उसमें नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर डाला है। और नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, वो जितनी भी इंस्टेंस प्रॉपर्टी होंगी उनको डिफॉल्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कर देगा। जैसे इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन अगर आपने एक भी पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर लिख दिया तब कंपाइलर कहता है कि भाई आपको कंस्ट्रक्टर लिखना आ गया। ऐसे को अंडरस्टैंडिंग पर्पज आप समझ सकते हो, कंपाइलर को समझ में आ गई भाई इस बंदे को पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर मतलब कंस्ट्रक्टर लिखना आ गया, तभी तो इसने पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर डाला है। तो फिर वो आपको नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं दे रहा है उस केस में। ठीक है, और नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं दे रहा है तो आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के द्वारा। तो मतलब यू आर नॉट पासिंग एनी आर्गुमेंट हियर। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो फिर भी आप बनाना चाहो तो फिर आपको नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर इस केस में डिफाइन करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली। रिमेंबर गाइस, अगर आपने एक भी पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया है तो कंपाइलर वॉन्ट प्रोवाइड नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, बट स्टिल इफ यू वांट टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट with the help of no argument constructor, then please define explicitly no argument constructor. Okay, this is the protocol you have to remember in case of constructor, right? So ये इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है गाइस, ये रिमेंबर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पूछते हैं इंटरव्यूअर। ठीक है, फाइन। सो गाइस हमारे पास यहाँ पे कितने कंस्ट्रक्टर हैं, ये हो गया। अब इसकी भी विजिबिलिटी में बढ़ा देता हूँ क्योंकि भैया अगर मान लो मैंने इस ऑब्जेक्ट मतलब जैसे मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इस कंस्ट्रक्टर के द्वारा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, अब मैं इस कंस्ट्रक्टर के द्वारा भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सपोज। तो मैंने अभी किया ऑब्जेक्ट मैं यहाँ बनाता हूँ एम्प्लॉय2, एम्प्लॉय1 ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। इसमें मैं डालूंगा जैसे नेम डाल दिया मैंने, जो करंट वैल्यू डाल रहा हूँ मैं भाई यहाँ पर अमित, और इसमें एम्प्लॉय आईडी मेरे को डालना है समथिंग 201। ठीक है, ये एक्सप्लिसिट मैंने डाल दिया अपनी वैल्यू। अब इनकी वैल्यू को मैं चाहता हूं कि डिस्प्ले करूं, तो डिस्प्ले के लिए भाई मेरे को यहाँ पर एक मेथड लिखना पड़ेगा, पब्लिक void we have to follow the naming convention display employee. Okay, you can write meaningful name also, system dot out dot println। ध्यान रखना गाइस, यहाँ पर सिस्टम क्या है, इज माई क्लास, आउट is the static property of the system class, print stream type की है ये ध्यान रखना। the type of this out variable is type of this out reference variable is print stream, ध्यान रखना। और ये static property है सिस्टम क्लास के अंदर, इसलिए क्लास के साथ आ रही सिस्टम डॉट आउट, और प्रिंट स्ट्रीम के अंदर प्रिंट एलन जो है वो आपके नॉन स्टेटिक मेथड है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर योर नेम इज प्लस एम्प्लॉय नेम। ठीक है, और लो ये एक साथ देखो, ये मेरा एआई इसमें सजेस्ट कर रहा था, आपने देखा हो है ना, वो ग्रीन लाइन में आ रहा था ना जो एआई सजेस्ट कर रहा था मेरे फोटो में। जब टैब दबाया अपने आप आ गया। ओके, विल डिस्कस डिटेल अबाउट द एआई, हाउ वी कैन यूटिलाइज द एआई इन अवर कोर जावा प्रोग्रामिंग, और रेस्ट एपीआई और माइक्रो सर्विसेज में कैसे एआई यूज करते हैं। तो हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, उसको बताएंगे आपको। ठीक है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी और कंपनी नेम मैंने भाई अभी यहाँ पे डिसाइड कर दिया। जस्ट अंडरस्टैंड कि सारे एम्प्लॉय जितने भी बनाऊंगा मैं अभी कैपजेमिनी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये मैंने ये बना दिया है। ठीक है, वो एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज इट इज द क्लास प्रॉपर्टी। फाइन, अभी अब आपको मैं बताऊंगा गाइज यहाँ पर एम्प्लॉय1 आई विल ट्राई टू डिस्प्ले। सी मेरा देखो वो ऑटोमेटिक ये तो आ ही गया। अभी मेरा देखो जैसे मैं एम्प्लॉय2 करूँगा, देखो ये मेरा सजेशन दिख रहा है, ये एआई सजेस्ट कर रहा है, देखो मेरे को ऑटोमेटिक। मैंने जस्ट टैब दबाऊंगा, हो गया मेरे को
कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ वो सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरह के वो लॉजिक सजेस्ट करता है। अगर आप आगे भी कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे होगे और लॉजिक बना रहे हो तो वो आपको सजेशन देगा कि ओके ये वाला कोड आपको यूज़ करना है नहीं करना है। वो अपने आप कई सारे कोड ऐड करेगा, जो कोड आपको चाहिए आप उसको एंटर मार के प्लेस करके उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, स्पीड बढ़ जाती है इससे थोड़ा सा। ठीक है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। यही आप तभी आप कोड को एनालाइज तभी कर पाओगे, ध्यान रखना। तो ए आई इज जस्ट फॉर, यू कैन से इट्स असिस्टेंट फॉर यू, रिमेंबर। ऐसा नहीं है कि वो आपका सारा काम करके देगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव टू द आवर कंसेप्ट। तो ये मैंने गाइस सिंपल टू ऑब्जेक्ट बनाए, एम्प्लॉय वन एम्प्लॉय टू फॉर एम्प्लॉय क्लास। एक मैंने नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करके बना रहा हूँ, एक मैं पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर को कॉल करके बना रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें एम्प्लॉय वन डिस्प्ले एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टू डिस्प्ले एम्प्लॉय मैं करता हूँ, यू सी। और फिर इसका मैं मेमोरी प्रेजेंटेशन आपको बताता हूँ। फर्स्ट वी विल सी द आउटपुट। तो व्हेन यू रन द प्रोग्राम गाइस, तो पहले बिल्ड होता है। ठीक है, कोई डिपेंडेंसी अगर है, ठीक है, तो वो ऐड होगी, उसके बाद फिर आपका आउटपुट आएगा। जैसे देखो आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट, एक तो मेरा इसमें तो डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने ना तो इस ऑब्जेक्ट को बनाते समय ना तो मैंने करंट स्टेट कोई डाली है, करंट वैल्यू डाली है इसमें, ना तो मैंने एम्प्लॉय नेम डाला है ना एम्प्लॉय आईडी डाली है। तो इसमें क्या आ रहा है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय क्लास में ये वाला है। तो इसलिए आप देख सकते हो इसमें एम्प्लॉय नेम यूजर आ रहा है और एम्प्लॉय आईडी 100 आ रही है, आप देख सकते हो। एम्प्लॉय नेम यूजर, एम्प्लॉय आईडी 100 आ रही है, एंड योर कंपनी इज कैपजेमिनी प्राइवेट लिमिटेड। अब दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की बात करूं तो इसमें मैंने नाम डाला है अमित, एम्प्लॉय आईडी डाली है, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं कॉल कर रहा हूँ दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में, डिस्प्ले एम्प्लॉय, ये बिहेवियर है। ठीक है, यू कैन से मेथड फॉर दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डिस्प्ले एम्प्लॉय इस बार इस ऑब्जेक्ट के लिए क्या डिस्प्ले कर रहा है, योर नेम इज अमित, योर आईडी इज 201, योर कंपनी इज कैपजेमिनी प्राइवेट लिमिटेड। तो आप देख सकते हो गाइस, बोथ ऑब्जेक्ट आर शेयरिंग द सेम कंपनी नेम। ये पॉसिबल है, ध्यान रखना, क्योंकि स्टैटिक प्रॉपर्टी कैन बी शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, अब मैं इसका मेमोरी प्रेजेंटेशन आपको बताता हूँ। तो गाइस जैसे अभी मैंने कितने ऑब्जेक्ट बनाए यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने बनाया यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय वन एम्प्लॉय टू। तो फर्स्ट मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ। ठीक है, तो न्यू कीवर्ड के थ्रू जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो नई मेमोरी बनती है। लेट्स से अभी मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपका, लेट्स से यहाँ पर स्टैक, फिर आपका यहाँ पर आएगा फिर मैं लिखूँगा यहाँ पर हीप। ठीक है, ये आपको पता होगा गाइस, स्टैक और हीप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हीप होता है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के लिए स्टैक यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पर आएगा एक और क्लास मेमोरी एरिया, यू कैन से क्लास मेमोरी एरिया। अब इसमें हम बात करेंगे कौन सी क्लास की बात हो रही है, अभी अभी क्लास की बात हो रही है। इसमें कौन सी क्लास बनाई मैंने, एम्प्लॉय क्लास, अभी एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय क्लास की। ठीक है, अब एम्प्लॉय क्लास मेमोरी अब बताएंगे। पहले तो क्या होगा, सबसे पहले आपको मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ गाइस कि जब कोई क्लास लोड होती है तो उस समय कैसे मेमोरी लोड होगी। ओके, तो अभी आप देखो कि सबसे पहले जब आप इस क्लास को रन कर रहे हो, मेन क्लास को, तो जीआरई इसको क्या करेगा, लोड करेगा। एग्जीक्यूट करते समय क्या करेगा, सबसे पहले लोडिंग टाइम पे आप बोल सकते हो सबसे पहले मेन क्लास की स्टैटिक मेमोरी कंसीडर होगी। ठीक है,
स्टैटिक वेरिएबल है कि आप मेन क्लास के अंदर नहीं है, अगर होते तो वो क्लास मेमोरी एरिया मेन का जो होता है क्लास मेमोरी उसमें डिफाइन होते विद डिफॉल्ट वैल्यू के साथ। फिर स्टैटिक ब्लॉक होते, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होते फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इस मेन क्लास के अंदर कोई स्टैटिक ब्लॉक है क्या, नहीं है ना, तो नहीं होंगे। फिर जीआरई देखेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड को ये सिग्नेचर के साथ अवेलेबल है, तो ये आएगा फ्रॉम हीप टू स्टैक में आएगा एग्जीक्यूशन के लिए। फिर जैसे ही जीआरई को दूसरी क्लास रेफर कर, जीआरई को दूसरी क्लास मिलती है, जीआरई इज यू कैन से एनकाउंटरिंग अनदर क्लास एम्प्लॉय क्लास। जैसे ही जीआरई को ये क्लास मिलती है, ओके, सो वंस जीआरई रेफर एम्प्लॉय क्लास, सो इट विल गो टू द एम्प्लॉय क्लास विल लोड। तो सबसे पहले जीआरई क्या करता है, वही कंसेप्ट है, स्टैटिक मेमोरी कंसीडर होती है। तो स्टैटिक मेमोरी क्या है एम्प्लॉय क्लास के अंदर, देखेगा ये स्टैटिक मेमोरी है स्टैटिक कीवर्ड के साथ में ना। तो कंपनी नेम, सबसे पहले कंपनी नेम यहाँ पर डिफाइन होगा, ध्यान रखना। कंपनी नेम यू कैन से, ओके, यू कैन से कंपनी नेम। अब इस कंपनी नेम के पास आप बोल सकते हो क्या है इस कंपनी नेम के अंदर, उसने एक वैल्यू डाली है, क्या वैल्यू है। अब इस मैं थोड़ा सा ये बॉक्स छोटा हो गया है, लेकिन आप समझ जाना कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। कैप डिफॉल्ट वैल्यू के साथ होती है, लेकिन हमने डिफॉल्ट वैल्यू तो डालनी है, इसमें कौन सी वैल्यू डालना है, कैप जेमनी प्राइवेट लिमिटेड, ये वाली वैल्यू मैं इसमें इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना। कैप जेमनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आप जस्ट समझो कि अभी ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। और इसका कोई भी मान लो एड्रेस दे सकते हैं, मेमोरी है तो ऑफकोर्स एड्रेस होगा, कुछ भी दे दी मैंने, 001 दे दिया अभी, 1x कोई भी मेमोरी एड्रेस ले, ठीक है, ये हो गया। अब एम्प्लॉय क्लास के अंदर स्टैटिक मेमोरी में ये हो गया। फिर अगर कोई स्टैटिक ब्लॉक होते तो टॉप टू बॉटम सारे स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होते, कोई स्टैटिक ब्लॉक नहीं है। फिर इस क्लास के अंदर देखेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड, चूंकि ऑलरेडी वो एनकाउंटर हो चुका है मैन क्लास के अंदर, उसको मालूम है कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो अब देखेगा नहीं। तो अब इसके अलावा ये चीज़ होगी, अगर होता तो डेफिनेटली वो भी एग्जीक्यूट होता था, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, ये हमारा हो गया है, ठीक है। अब स्टैटिक मेमोरी पूरी हो गई। अब हम बात करेंगे इसमें नॉन स्टैटिक मेमोरी। तो नॉन स्टैटिक मेमोरी में क्या कैसे होगा नॉन स्टैटिक, क्योंकि आप जब इसमें जाओगे तो आप जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो नॉन स्टैटिक मेमोरी बनेगी, ठीक है, लोड होगी। ऑब्जेक्ट बनाते समय व्हेन यू नो क्रिएट द ऑब्जेक्ट एट दैट टाइम नॉन स्टैटिक मेमोरी विल बी कंसीडर्ड, ओके, विल लोड इनटू द हीप मेमोरी एरिया। तो इसमें नॉन स्टैटिक मेमोरी में ये ऑब्जेक्ट बना रहे हो कंस्ट्रक्टर के द्वारा, तो इसमें क्या होगा, एक ये मान के चलो ऑब्जेक्ट बनाया आपने, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ना बनते हुए ध्यान रखना, सबसे पहले क्या बनेगा, रेफरेंस वेरिएबल बनेगा। सबसे पहले क्या होगा, रेफरेंस वेरिएबल बनेगा, ध्यान रखना। तो ये रेफरेंस वेरिएबल मैंने बनाया है यहाँ पर, और इस रेफरेंस वेरिएबल का नाम क्या दिया मैंने, एम्प्लॉय 1, ठीक है। और टाइप क्या है इस रेफरेंस वेरिएबल का, एम्प्लॉय, तो ऑलवेज इट विल बी पॉइंटिंग टू द एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना। कोई दूसरे टाइप का क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं दिए हुए यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट अज्यूम दैट ये मेमोरी अब एलोकेट हो रही है ऑब्जेक्ट के लिए, और मेमोरी जो एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट की मेमोरी डिसाइड होगी बेस्ड ऑन द जो कौन से कंस्ट्रक्टर जो भी ये है। तो ये ध्यान रखना, ये कंस्ट्रक्टर में तो जस्ट इनिशियलाइजिंग द वैल्यू, लेकिन मेमोरी डिसाइड होगी बेस्ड ऑन देयर डेटा मेंबर साइज। तो ये जो भी डेटा मेंबर का साइज है वो देखेगा, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर जितने भी होंगे, नॉन स्टैटिक मतलब इसमें स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाया, आप देख सकते हो, तो ये नॉन स्टैटिक है। तो इनके डेटा मेंबर का जो भी साइज होगी इस प्रॉपर्टी का साइज, बेस्ड ऑन दैट दे विल क्रिएट द मेमोरी इन हीप, ठीक है। यू कैन से ये ऑब्जेक्ट ले लो आप, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट में इन्होंने डेटा मेंबर भी आ गए इसके,
नेम एम्प्लॉय आईडी, सॉरी नेम एम्प्लॉय आईडी, एंड साथ में इसके पास स्टैटिक मेमोरी का एड्रेस भी होगा, ध्यान रखना। तो ये 001X, तो ये ध्यान रखना, इसके पास इस मेमोरी का, इस मेमोरी को भी पॉइंट करेंगे, रेफर करेंगे। अब ये हीप के अंदर ये ऑब्जेक्ट बना, मान लो इसका कोई एड्रेस है, मेमोरी है तो एड्रेस होगा, इसका 100 दे दिया, 200X, ठीक है। अब ऐसे ही अब आप देखोगे ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इसकी स्टेट को इनिशियलाइज करेगा। तो इसका, इसमें ये प्रॉपर्टी का नाम ले लो एम्प्लॉय नेम, EMP नेम, और इसका ले लो एम्प्लॉय आईडी, इधर ले लो आप। थोड़ा समझने के लिए आप समझना, थोड़ा क्या बॉक्स छोटे बन गए अभी, EMP आईडी, ठीक है। और ये तो वो आप देख सकते हो कंपनी नेम है, तो वो मान लो वहां से आपको रेफर करेगा वो, ठीक है। ये हो गया। अब कंस्ट्रक्टर की बारी आएगी, क्योंकि भाई अभी स्टेट तो इनिशियलाइज हुई नहीं है, करंट वैल्यू तो आई नहीं है एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी की। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है आप देख सकते हो इस ऑब्जेक्ट के लिए, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में क्या जा रहा है, यूजर एंड 100। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू हम यूजर और 100 डालना है, यूजर, और आप देख सकते हो इसमें एम्प्लॉय आईडी 100, ठीक है। और अब इसका एड्रेस जो है, न्यू कीवर्ड क्या करेगा, पहले एलोकेट करेगा मेमोरी बेस्ड ऑन द डेटा मेंबर साइज। डेटा मेंबर का एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी है, इसके बेस पे ये मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है, डायनेमिकली इन द हीप। और साथ में अगर कोई स्टैटिक मेमोरी है तो ये स्टैटिक मेमोरी को भी रेफर करेगा, क्योंकि ये क्लास मेमोरी एरिया है, हर ऑब्जेक्ट के पास उस क्लास मेमोरी एरिया का रेफरेंस होगा, एड्रेस होगा, ठीक है। फाइनली ये मेमोरी बनने के बाद, सब कुछ इनिशियलाइज होने के बाद, ये रिटर्न करेगा न्यू कीवर्ड एड्रेस। तो ये एड्रेस जैसे रिटर्न करेगा, इस एड्रेस क्या रिटर्न कर रहा है ये, 200X, ये न्यू कीवर्ड करेगा जाना। जैसे करेगा तो ये क्या करेगा, इस मेमोरी को पॉइंट करने करेगा, ठीक है। तो ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात कर रहे हैं हम दूसरे ऑब्जेक्ट की। तो दूसरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, ध्यान रखना। दूसरा ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड, फिर से न्यू मतलब अगेन न्यू मेमोरी, इस समय भी वही डेटा मेंबर साइज के बेस पे होगा, तो न्यू मेमोरी मतलब हमेशा। और इस समय आप देख सकते हो एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू मेमोरी ऑलवेज विल क्रिएट द न्यू मेमोरी, ठीक है। इस समय इस मेमोरी का साइज बेस्ड ऑन द डेटा मेंबर साइज, बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी साइज, ठीक है। ये ले लो, इसमें यूज एम्प्लॉय नेम और इसका एम्प्लॉय, सॉरी थोड़ा, एम्प्लॉय आईडी, ओके। अब यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय नेम क्या डाल रहा हूँ, देखो यहाँ पर पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर डाल रहा हूँ, तो पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर का जो वैल्यू आप डालोगे वो यहाँ आप इनिशियलाइज कर रहे हो किसमें, इंस्टेंस वेरिएबल में। दिस मतलब इट्स फॉर इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, इंस्टेंस। तो अमित एंड 201 आप डाल रहे हो, अमित और 201 यहाँ जा रही है, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें अमित डाल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर 200 क्या है वैल्यू, एक मिनट को लेते हैं, 201, ठीक है। और आप देखोगे इसमें तो एड्रेस जा रहा है क्या, 001, बिकॉज विल बी पॉइंटिंग टू द सेम, ऑल ऑब्जेक्ट जितने भी होंगे वो स्टैटिक मेमोरी को, अपने क्लास की स्टैटिक मेमोरी को रेफर कर रहे होंगे। उसके पास इसका भी है, लेकिन अब न्यू कीवर्ड ने ये मेमोरी एलोकेट की, फिर न्यू कीवर्ड ने क्या किया यहाँ पर, आप बोल सकते हो, लेकिन उससे पहले न्यू कीवर्ड से, जैसे ये मेमोरी एलोकेशन से पहले क्या होगा, रेफरेंस वेरिएबल बनेगा यहाँ पे, रेफरेंस जैसे हमने पहले बनाया था ना एम्प्लॉय वन, तो ऐसे एम्प्लॉय 2 बनेगा। बन जाने के बाद डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज होगी नल के साथ में, पहले ही होगी, फिर मेमोरी एलोकेट होगी ऑब्जेक्ट के लिए,
फिर मेमोरी है तो इसका कोई एड्रेस होगा, मान लो इसका एड्रेस दिया अपन ने 306x, कुछ भी हो सकता है, डायनेमिक है, रैंडमली, ठीक है। और जैसे ही न्यू कीवर्ड ये मेमोरी बनाने के बाद वो इसको रिटर्न करेगा, इस मेमोरी को, तो आप बोल सकते हैं यहाँ से रिटर्न किया, ठीक है। और यहाँ पर अब आप नल, जैसे आपने रिटर्न किया तो कौन से एड्रेस पर रिफर करेगा ये, 306 एक्स, यू कैन, सो गाइस दिस विल बी, अगर अब आप देख सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट के पास भी कंपनी नेम का रेफरेंस है, इस ऑब्जेक्ट के पास भी कंपनी नेम को रिफर कर रहा है, आप समझ सकते, देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर टू ऑब्जेक्ट, बोथ ऑब्जेक्ट, अगर आप 100 ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं इस क्लास के, तो वो ऑल 100 ऑब्जेक्ट मस्ट बी शेयरिंग द सेम स्टैटिक मेमोरी। तो ये ग्लोबल मेमोरी हो गई आप मान के चलो, आप एक तरह का, ठीक है। तो आप अभी आ, आप इसको ऐसे समझ, और एक सिनेरियो दे सकता हूँ मैं, जैसे स्टैटिक मेमोरी में हम बोल सकते हैं कि जैसे डेटाबेस कनेक्शन हो गया, ठीक है, तो थ्रू आउट द एप्लीकेशंस, और आप उस मेमोरी को यूटिलाइज कर सकते हैं, सारे ऑब्जेक्ट उस डेटाबेस कनेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, ठीक है। बट हम जरूरी नहीं है कि हम डेटाबेस स्टैटिक ही बनाएं, डेटाबेस इंफॉर्मेशन स्टैटिक रखें, ठीक है। देयर आर मैनी वे, फाइन। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आप देख सकते हो, और ये हम नॉन स्टैटिक मेथड कॉल कर रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हो ये कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अपने अपने ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट बनाया है अलग, हर ऑब्जेक्ट के पास अपने अपने डेटा मेंबर होगा, आप देख सकते हो कहाँ गए, ये देखो अपना अपना डेटा मेंबर होगा, हर ऑब्जेक्ट के पास अपने डेटा मेंबर, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर कुछ अगर मिस भी हुआ होगा गाइस, तो आई विल एनालाइज, एंड फिर हम किसी दूसरे सेशन में उसको कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, को प्लीज गो थ्रू गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर कई सारे इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने इस सेशन में कवर कर दिए हैं। थैंक यू सो मच।